हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। देखिए, केमिस्ट्री के जो हम टॉपिक्स जो है डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो ज़्यादातर जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। क्या है ना कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान कर देते हैं। तो वैसे ही टॉपिक और उस टाइप के कंसेप्ट्स जो है मैं आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ। तो उसी सीरीज का आज पार्ट है। तो आज का टॉपिक है कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि जब हम मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं तो वो एरो के थ्रू जो जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि एरो कहाँ से कहाँ जाना है। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पूरा खेल है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है। ये आपको पता है कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक की, उसके अंदर सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही होता है। यहाँ से वहां, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है। तो यही चीज हमें समझनी है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो, और ये जो एरो लगता है इसका जो हेड है वो किधर होना चाहिए, इसका टेल किधर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं से भी लगा सकते हो। तो ये चीज समझनी है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मैकेनिज्म के सारे छोटे छोटे पॉइंट समझ लिए तो आपको मैकेनिज्म बनाना, आपके लिए किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, और जब वो आसान हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनिक जो है केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। तो दैट इज़ वाई कि मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वही टॉपिक, वही कंसेप्ट चूज़ किए हैं जिससे एक बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके लिए बन जाए। तो देखिए, आज का टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। आप केमिस्ट्री के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो नीट की हो, जेई की हो, सीयूईटी नेट के एग्जाम की हो, या फिर जो है आपका जैम का हो, ठीक है। तो वहाँ पे केमिस्ट्री आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो बच्चों इस तरीके से पढ़ो उसको एक ही बार में। ऐसा नहीं कुछ होता है कि एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, फिर अगली बार फिर उठाया तो वो कंसेप्ट अच्छे से समझ ही नहीं आया था, फिर दोबारा पढ़ लिया। तो एक ही बार में एक कंसेप्ट को इस तरीके से पढ़ो, चाहे वो आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे वीडियो से पढ़ रहे हो, चाहे किसी साइट से पढ़ रहे हो, चाहे अपने नोट से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, 2-3 अच्छे सोर्सेज अपने रखो और वहां से पढ़ के एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का इस तरीके से अपना जो है नोट्स खुद के तैयार करो कि जब एग्जाम आपके सर पे और आप रिवाइज कर रहे हो तो वही नोट्स आप यूज करो। ठीक है, दोबारा आपको सारा चीजें इकट्ठी ना करनी पड़े और दोबारा से इतनी मेहनत ना करनी पड़े। वो कंसेप्ट जब आप उसके लिए रिसर्च करोगे ना, उस कंसेप्ट के लिए अलग अलग जगह से, अच्छी जगह से, और अपने खुद के वर्ड्स में उसको कंपाइल करोगे, तो आधा तो वही सेव हो जाएगा आपके दिमाग में। आधा जब होगा जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, फिर उसमें से क्वेश्चंस बनाओगे, खुद समझोगे अच्छा ये चीज ऐसे क्यों होती है, फिर उनके आंसर्स ढूंढोगे। तो ये तरीका होता है चीजों को स्ट्रोंग करने का, बिना याद करे समझने का। ठीक है, मतलब जो है रटने के बिना चीजों को समझने का। तो कोई भी कंसेप्ट एक बार जब शुरू करो उसको अच्छे से पढ़ लो और उसके अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम के टाइम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब जो है बाकी बातें बहुत होगी। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स समझने से पहले एक बेसिक सी चीज समझते हैं कि रिएक्शंस होती क्या है। जैसे कोई रिएजेंट है, ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है, रिएजेंट होता है और रिएजेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। ओके, बट ये रिएजेंट जो है ऐसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ऐसे तो इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर होता है, मतलब कोई ना कोई आके इसको क्या करेगा, प्रोवोक करेगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, कोई भी मान लिया ए है, ये आके इसको किसी तरीके से प्रोवोक करेगा, कुछ भी करेगा, तब इसके अंदर कुछ हलचल होगी, इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्टिंग होगी। उसके बाद अभी ये एक्टिवेट नहीं होता, मतलब वो आके इसको एक्टिवेट करेगा, उसके बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बॉन्ड बनेंगे, कुछ टूटेंगे, तब जाके ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। मतलब कोई एक बाहरी फैक्टर होता है, तो वही आके इसको क्या करता है, उसी की वजह से ये कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये जो बाहर वाला फैक्टर होता है इसी को हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट,
अब देखो जैसे कि कोई बॉन्ड बना है R और X के बीच में, ठीक है। आर एक्स आपको पता है, आर क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप है, एक्स क्या है, कोई हेलाइड है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, मतलब ये अल्काइल हेलाइड है, कोई भी मतलब कार्बन और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कोई बॉन्ड बना है। तो ये आपको पता है ये कैसा होगा, पोलर होगा। पोल्स आपको पता है कि जब दो ऐसे एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है जिनका नेचर बिल्कुल ही डिफरेंट हो, सेम ना हो, मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जिनका इलेक्ट्रॉन को लेके नजरिया दोनों का अलग अलग हो, वैसे तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो जो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया था, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग से बनता है। तो एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड के, एक इसने दिया एक इसने दिया, तो कायदे से तो दोनों के सेंटर में रहना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों का बराबर हक है उस पर यही होता है पोलर और नॉन पोलर का खेल, जब दोनों का नेचर सेम हो, ठीक है, या तो दोनों सेम टाइप के सीधे हो या फिर दोनों सेम टाइप के कमीने एटम्स हो, तो बिल्कुल सेंटर में रहेगा लोन पेयर, जैसे कि Cl में होता है या H में होता है। पर अगर दोनों में से एक का नेचर भी अलग हो जाए तो जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मतलब डेस्पिरेट है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, मैंने जो पढ़ाया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जिसका न्यूक्लियस जो है दूसरे के इलेक्ट्रॉन, अपने को तो कर ही रहा है अट्रैक्ट, दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना। अब ये हम पढ़ते तो आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, बट रीजन क्या है, रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये आपको पता है जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो मैंने सब चीजें डिटेल में डिस्कस की है, वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके ऊपर डेल नेगेटिव है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव है। डेल मतलब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड्स कहते हैं। बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, ठीक है, मान लिया दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, अभी टूटा नहीं है, दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गया, बट स्टिल बॉन्ड है, ठीक है। तो मतलब अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई तीसरा फैक्टर आ जाए, ठीक है, कोई भी यहाँ पे जो है आपका तीसरा फैक्टर आ जाए, मान लिया ए, या तो वो इसको जाके बहका दे, इसके कान में कुछ कह दे, या फिर इसके, तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। कोई थर्ड पर्सन अगर आके दो लोगों के बीच जो है पहले से गलत फहमी है और अब वो आके और ज्यादा कुछ भी मतलब इन्फ्लुएंस कर दे, तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ से R+ और X-। इसके बाद फिर ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये किसी दूसरे के साथ, ये किसी दूसरे के साथ, प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती है। तो ये जो बाहरी फैक्टर है, जो थर्ड पर्सन है, ये है अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट। और अटैकिंग रिएजेंट जो है मतलब ये किसको इन्फ्लुएंस करेगा, इसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो इसको जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, या फिर इसको जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की मतलब अधिकता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसका नेचर जो है इसके नेचर के ऊपर ही अटैकिंग रिएजेंट्स को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से, अब आएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। अटैकिंग रिएजेंट्स दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे आप लिखा देखोगे E+ और Nu-, है ना। इलेक्ट्रोफाइल को E के ऊपर प्लस का चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो और फाइल वर्ड को अगर आप अच्छे से समझोगे, मतलब वर्ड से अगर समझने की कोशिश करोगे, इलेक्ट्रोफाइल्स,
मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लवर्स, ठीक है, मतलब इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। जो चीज जिसके पास नहीं होती वो उसी के पीछे भागता है, तो मतलब इनके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी। जो अपने पास होती है उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं हम, और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं कि हमें वो चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है कि इनके पास है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, दैट इज वाई दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर्स। इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, और इनके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है, ये है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। न्यूक्लियो वर्ड मतलब न्यूक्लियो से आपको याद रखना है न्यूक्लियस लवर्स, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस लवर्स। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा जिसको ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। तो किसी भी रिएक्शन में एक चीज, एक होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। बस आपका काम है ये ढूंढना कि किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब आप कहोगे तो मैम बहुत ईजी है, जिसके सर पे प्लस चार्ज लगा हुआ है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हम तो ऐसा करेंगे कि इससे एरो उठाएंगे और इसकी तरफ लगा देंगे और ये बना देंगे हम प्रोडक्ट। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इससे एरो इसकी तरफ जाता है, यहां से शुरू होके एरो यहां जाता है ऐसे, ठीक है। पर यहाँ एक डिफिकल्टी है, हर एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको चार्ज, मतलब चार्ज स्पीसीज नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि आपको जो दिख रहा मॉलिक्यूल दिख रहा है उसके ऊपर चार्ज हो, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये जो आपको दिखाया गया है ई को, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ई प्लस, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आपको चार्ज मिलेगा या फिर सारे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आपको माइनस लगा हुआ दिखेगा। तो न्यूट्रल भी आपको दिखेंगे, मतलब चीजें हिडन भी होंगी। चार्ज उसमें है बट पूरा नहीं है, पार्शियल है, वो आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप से, मतलब वो नजर आपको लेके आनी पड़ेगी कि आप पहचान सको कि हाँ इसके अंदर चार्ज डेवलप तो हो रहा है पर पूरी तरीके से अभी माइनस या प्लस आया नहीं है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना आ गया कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर जो है आप इजीली क्या कर सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म को कर सकते हो। तो डिफिकल्टी तो यही है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, बट कोई खास डिफिकल्टी नहीं है, इसको हम इजीली जो है कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। पहले हम जो है बेसिक मोटा मोटा समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आपको नोट्स बनाने के लिए मैंने प्रॉपर पीपीटी में सारी चीज़ें, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ ऐड किया हुआ है। पहले मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे सारी चीज़ें, ताकि एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन आए तो आपके पास हो अवेलेबल। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपके पास पूरा जो है मटेरियल अवेलेबल हो। तो मैंने पीपीटी में सारी चीज़ें ऐड की हुई है, पर पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। वो बुक वाली लैंग्वेज है उस पर तो बाद में जाएंगे, पहले अपनी भाषा में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है क्या और कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल्स वही हो जिनके ऊपर प्लस चार्ज लगा हो। वो तो है ही, जिनके ऊपर प्लस चार्ज है वो तो इलेक्ट्रोफाइल्स है ही, पर ऐसा भी नहीं है कि सारे जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स है। ये चीज भी अभी हम समझेंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, है ना। ये तो आप समझ ही गए हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है और इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पहले टाइप के जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड। पहले वही देख लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। जिनके ऊपर प्लस चार्ज है उनके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ही। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आपका H प्लस हुआ, है ना। और जैसे और क्या होता है, कार्बोकैटायंस है,
और कार्बोकैटायन, सारे के सारे कार्बोकैटायन आपको पता ही है, कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो। इसके अलावा जो है आपका और कौन कौन से हो सकते हैं, हैलाइड सॉरी हैलोजन, अगर उनके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इस टाइप के प्लस चार्ज इनके ऊपर होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हम इनको कहते हैं। इनके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी कैसे, देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से क्या बना, H प्लस, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो एक भी किसी ने छीन लिया, है ना, तो क्या बना, H प्लस बना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, एक था वो भी गया बेचारे का, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ढूंढ रहा है कि कोई मिले इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको डोनेट करे, तो एक ये हुआ। दूसरा कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के साथ भी सेम क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 होने चाहिए पर कितने हैं इसके पास, 6 है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना मतलब बहुत ही इजी है, इजीली बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इलेक्ट्रोफाइल्स हो। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए कंडीशन है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए, है ना, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो है पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जगह नहीं है, ये चीज है। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं किसका, अमोनियम आयन का, NH3 होता है आपका अमोनिया, H प्लस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट क्या करेगा, मतलब ये एज अ बेस रिएक्ट करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बनेगा अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज तो है अमोनियम आयन में, लेकिन ये इलेक्ट्रो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव, इसको हम नहीं बोल सकते इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसके पास जो है ऑर्बिटल ही नहीं है खाली। तो आपके पास, आपका नेचर तो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, पर आपके पास खाली जगह ही नहीं है, आप वो इलेक्ट्रॉन रखोगे कहाँ। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आपको पता है क्या होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 मतलब 2s और 2p। तो यहाँ पे कहानी है ये, यहां से इसने बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन के साथ NH3 के केस में, और ये लोन पेयर इसने H प्लस को डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो और P में ये 2s है, ये 2p है, 2 के अंदर D होता नहीं है, तो इसके पास खाली ऑर्बिटल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो है पर ऑर्बिटल नहीं है। तो आपको समझ आया कि कंडीशन क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो हो पर साथ में एक्सेप्ट करने के लिए खाली डब्बा भी होना चाहिए, तो इसके पास खाली रूम्स अवेलेबल ही नहीं है, कहाँ रखेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ये एक एग्जांपल था। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि और कौन से टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। चार्ज हमने देख लिए, दूसरा होते हैं आपके न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। चार्ज को पहचानना आपके लिए इजी होता है ना, कि उनके ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहां आप इजीली पहचान सकते हो। पर जब बात आती है न्यूट्रल की तो कैसे पहचानोगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स जो होंगे वो कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए पहला कंडीशन ये होगी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जिनकी, एक तो आपने ये देखना है ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। दूसरा जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, ठीक है, न्यूट्रल है बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बाहर वाले ऑर्बिटल में, चाहे बॉन्ड भी बना लिया, मॉलिक्यूल भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, तो उनको कहीं ना कहीं तो वो मतलब अंदर रहेगी ना कि 8 नहीं पूरे हुए, तो नेचर में रहेगा कि यार किसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो मतलब वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं 8 कंप्लीट करने के लिए, और उनके पास खाली ऑर्बिटल भी है, दोनों कंडीशंस है, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और जो है खाली डब्बे भी है, तो फिर वो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। इसका एग्जाम्पल आपका हुआ जैसे कि बेरिलियम के हैलाइड्स BCl2, बेरिलियम आपको पता है, बेरिलियम के हैलाइड्स जो होंगे
बोरोन के जो हैलाइड होंगे BX3, BX2, BX3, एल्यूमिनियम के जो होंगे AlX3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है। आप पढ़ते हुए चीजें इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अगर आप कंपाउंड्स पढ़ते हो तो बेरिलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम का जो है सबसे ज्यादा जिक्र होता है। और भी होते हैं इसके अलावा, बट मेन इनका जिक्र होता है। तो BeCl2 अगर आप देखोगे, जैसे BeCl और Cl, तो सिर्फ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने कितने चाहिए 8, तो 4 की कमी है और खाली ऑर्बिटल भी है। तो तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि बेरिलियम इलेक्ट्रॉन हमेशा ढूंढता फिरेगा कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा। सेम कहानी है बोरोन वालों के साथ। बोरोन के जो हैलाइड्स होंगे BF3, BCl3, BBr3, Bi3, ये भी क्या होंगे, ये भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करते हैं। बोरोन के कंपाउंड्स तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने, क्योंकि इसकी रिएक्शंस बहुत सारी मिलेंगी और बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे बोरेन्स वगैरह हैं, बोरेन की स्ट्रक्चर है, उनके अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये एज अ डाइमर और पॉलीमर, मतलब अपना अपना तरीका होता है इनकी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने का, और वो जो बॉन्ड बनता है बड़ा स्पेशल बनता है, बनाना बॉन्ड हम जिसे कहते हैं। ठीक है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, उसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेम AlCl3 की तरह, तो ये अपने तरीके से अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि बाहर से इनको कहीं से इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। तो इसके कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकती है आपके फ्री रेडिकल्स, है ना, न्यूट्रल में आते हैं, उनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। फ्री रेडिकल्स मैं ऐसे दिखा देती हूँ, कार्बन के ऊपर रेडिकल, कार्बीन्स आपकी हो सकती है। कार्बीन्स भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दो जो है कार्बन के ऊपर, ये मत कहना कि इसके ऊपर ये लोन पेयर है, इसको लोन पेयर नहीं कहते। कार्बीन के केस में कहते हैं कि कार्बन के पास 2 तो बॉन्ड पेयर हो और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहते हैं लोन पेयर नहीं कहते, क्योंकि कार्बीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। और जो है ये आपने पढ़ा होगा, सिंगलेट के केस में मतलब किसी के जरूरी नहीं दोनों एक ही ऑर्बिटल में हो, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लोन पेयर ना कह के हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब भी आप कार्बीन लिखें हमेशा ऐसे लिखें, एक इसके 2 ऑर्बिटल बना दो, एक में लोन पेयर दिखा दो, सॉरी लोन पेयर नहीं, एक में इलेक्ट्रॉन दिखा दो, या फिर एक में इलेक्ट्रॉन भी ना दिखा के आप ये कर सकते हो, ऐसे लिखो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और एक खाली डब्बा। इससे आपको ध्यान रहेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 4 6, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पहचानने का तरीका ये है इलेक्ट्रोफाइल को कि आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, है ना, कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 से कम है, और उसके पास फिर चेक करो खाली ऑर्बिटल है कि नहीं है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो न्यूट्रल स्पीसीज में आपको वो कंपाउंड देखने हैं जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ठीक है, और जिनके पास जो है या फिर फ्री रेडिकल आपके होंगे या कार्बीन्स होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। बोरोन के जो हैलाइड्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में मिल जाएंगे। कभी इनकी हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड, कभी इनकी मतलब जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर से रिलेटेड, कभी इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो BX3 में जैसे कि ये है BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। अब क्वेश्चन ये है यहाँ से कि इनमें से इलेक्ट्रोफाइल्स तो ये है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये आप खुद से भी बता सकते हो कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, बट ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया और आगे भी अगले अलग तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो समझते हैं हम, और कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, कौन सा कम होगा। तो देखिए क्या होता है कि मान लिया ये है आपका BF3, अब बोरोन का आपको पता है 5 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2s2 और 2p1।
तो इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, मतलब इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल मैं बना सकती हूँ ऐसे, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन के पास क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है या बाकी जो हेलोजन्स है उनका अगर आप देखोगे उनके आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक ये इन्होंने बॉन्डिंग में यूज किया, बाकी के इनके पास लोन पेयर है। ठीक है, 3 लोन पेयर सारे हेलोजन के पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसका कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, और इसका भी कौन सा है, 2p। तो 2p के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। इसको क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज बैक बॉन्डिंग और इसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर किस में बैक बॉन्डिंग होती है, कोई नहीं पूछेगा। बैक बॉन्डिंग जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चीजों को बदल देता है, बिल्कुल ऑपोजिट कर देता है। होना कुछ और चाहिए और जहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी वहां पे पूरी चीज बदल जाएगी, और जिसको हम कह देते हैं एक्सेप्शन। बैक बॉन्डिंग पढ़ते नहीं है उसको बोल देते हैं ये तो एक्सेप्शन है, इसको ऐसे याद रख लो। बैक बॉन्डिंग समझो कि जहां पे खाली डब्बा होगा एक के पास और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो अपने आप उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। वही प्लस माइनस को जो अट्रैक्ट करता है वही वाली चीजें, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी और जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता वहां पे अपने आप जो है बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग। क्लियर है। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर आ जाएगा, बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। तो मतलब इससे इलेक्ट्रॉन, बोरोन को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसको मिल गए हैं। कहीं ना कहीं उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर था वो अब कम हो गया है ना, क्योंकि उसका जो है कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज सब में होगी। अगर मैं बात करूं Cl की, और अगर मैं बात करूं किसकी, Br की, और अगर मैं बात करूं I की, तो सबके पास लोन पेयर है। Cl के पास भी 3 लोन पेयर है जो कि फ्लोरीन के पास थे। सेम कहानी है क्योंकि सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। क्लियर। तो बैक बॉन्डिंग तो सब में ही होगी, यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है और यहां भी हो रही है। ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा था 2p के बीच में, यहाँ पे होगा इसका 2p और इसका 3p। क्लियर। यहाँ पे इसका 2p और इसका 4p, यहाँ पे इसका 2p और इसका 5p। तो समझ आ रहा है आपको। जब हमने एमओटी पढ़ी है तो एमओटी में आप क्या पढ़ते हो, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो दो अलग अलग एटम का, होमोन्यूक्लियर के केस में तो दोनों की एनर्जी सेम होती है, पर हेटेरो में क्या ऊपर नीचे चला जाता है, किसी का 2p यहाँ है किसी का यहाँ है, एनर्जी डिफरेंस हो जाता है। तो मतलब क्या 2p की एनर्जी और 3p की एनर्जी सेम होगी, नहीं। 2p की सेम हो सकती है, वैसे दो एटम की 2p, अगर दोनों अलग अलग एटम है तो 2p की भी सेम नहीं होगी। ये चीज जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑर्बिटल्स की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कितना पास है, न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन कितना है। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड उतना कम उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, जितना दूर जाएगा उतना एनर्जी बढ़ती जाएगी, ये होता है। पर आपको समझना ये है कि जरूरी नहीं है कि, मतलब एनर्जी डिफरेंस होता है ऑर्बिटल में, और जैसे आप यहां से इधर जा रहे हो 2p तो सेम है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि FCl BrI, इसका साइज छोटा था, इसका बड़ा, इसका और बड़ा, और इसका तो और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मतलब एनर्जी का गैप ज्यादा हो गया है। पहले कुछ ऐसा था, सपोज करो बोरोन और फ्लोरीन के केस में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकते थे, पर अब डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। डिफरेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है आई तक जाते जाते कि इलेक्ट्रॉन वहां से वहां ट्रांसफर होने मुश्किल है, डिफिकल्ट है ना। तो मतलब बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी कौन कर सकता है, फ्लोरीन कर सकता है। इसका मतलब क्योंकि फ्लोरीन बोरोन का आसपास का रिश्तेदार है, बहुत दूर का नहीं है। आयोडीन तो बहुत दूर का हो गया, देखो जाके कहीं, यहाँ बोरोन है, इधर जाके फ्लोरीन मिल जाएगा, और बाकी तो इससे बहुत दूर पड़ते हैं, तो तेरे दूर के रिश्तेदार के साथ बॉन्डिंग मुश्किल होती है। तो इसीलिए BF3 के केस में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ऑर्डर जो है घटता चला जाएगा, और जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन सा होगा,
सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होगा Bi3, उसके बाद होगा BBr3 और उसके बाद होगा BCl3 और उसके बाद होगा BF3। सेम कहानी हो जाती है कार्बिन के साथ। कार्बिन की स्टेबिलिटी का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बिन की स्टेबिलिटी हेलो कार्बिन्स की, मतलब किसकी, CF2, CCl2, CBr2, CI2, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये बिल्कुल होना जो चाहिए उसका उल्टा हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये आप बैक बॉन्डिंग में पढ़ोगे। बैक बॉन्डिंग के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो जाके आप देख सकते हो। वहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि वहां सीधा सीधा है ये चीज़ ऐसे होनी थी पर ऐसे बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। बहुत सारे फैक्ट्स हैं ऐसे। तो एक यहाँ पे हमने देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है कैसा हो गया है। वैसे तो BF3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए था इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। मोटा मोटा सामने से आप देखोगे तो आप बोलोगे BF3 हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में। इसके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी है, क्योंकि एक तो पहले ही कम थे, ऊपर से फ्लोरीन अटैच हो गया। फ्लोरीन की मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है, ये आपको पता है। पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नहीं होती, उसका साइज बहुत छोटा है। वो इलेक्ट्रॉन किसी से अट्रैक्ट तो कर सकता है पर अपने घर में रख नहीं सकता, क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं है। तो उसको क्या है, छोटे साइज की वजह से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आपको लगाने होते हैं। एक फैक्टर के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, और वो सारे फैक्ट्स आपको क्लियर करने होते हैं। तो ये हमने देख लिया, इलेक्ट्रोफाइल्स देख लिए। इसके अलावा एक चीज और होती है, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, जरूरी नहीं पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स कुछ फंक्शनल ग्रुप में होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोनिल है। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप किसके अंदर आपको मिलता है, एल्डिहाइड के अंदर, कीटोन के अंदर, है ना। मतलब जब कार्बन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हो डबल बॉन्ड के थ्रू, और ये दो वैलेंसी पे इसके कुछ भी जुड़ा हो, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर होता है डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव। तो मतलब ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां अटैक करेगा ऐसे, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो यहां पे करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर्स हैं बचे हुए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आपको ध्यान रखना है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होता है। बहुत सारी रिएक्शंस इसके ऊपर आपको मिलेंगी, तो ये ध्यान रखना है। और ये पूरा मॉलिक्यूल जो है एक तरीके से मतलब दोनों इसके अंदर पार्ट है, इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्लियर। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स हमने देख लिए, न्यूक्लियोफाइल्स के साथ भी सेम कहानी है कि या तो ये होंगे आपके नेगेटिवली चार्ज्ड, या फिर ये होंगे आपके क्या, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर्स, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स बचते हो। तो माइनस वालों के तो आप इजीली पहचान जाओगे, OH माइनस है आपका, OR माइनस हुआ, है ना। इसके अलावा हेलाइड, Cl, Br माइनस। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, और सारे नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जो है ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। यहाँ वो वाला सीन नहीं है। लेकिन न्यूट्रल में क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर्स हो, जैसे कि NH3, और इसके अलावा जैसे आपका हुआ NH3 के अलावा क्या होगा, ROH, वाटर। वाटर का केस अलग है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वाटर को कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों नेचर है। तो वाटर के साथ क्या इशू है, वाटर का जो है अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये आपके हुए न्यूक्लियोफाइल्स। इसके अलावा जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको याद होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट। वो क्या होता है, जैसे ग्रिग्नार्ड है RMg,
X। तो मेटल के साथ जब कार्बन जुड़ा हो तो ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटेलिक मतलब मेटल। तो मेटल और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड हो तो आपको याद होगा कि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये एक्ट करेगा, ये वाला पार्ट, पूरा का पूरा नहीं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में आपको ढूंढना भी होता है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तभी तो मैकेनिज्म करोगे, तभी तो एरो लगाओगे उससे दूसरे की तरफ। तो ये वाला पार्ट इसका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तभी तो आपने ये रिएक्शन देखी होगी। कार्बोनिल ग्रुप है और ये है आपका RMgX, कुछ भी हो सकता है, CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत पढ़ते हो और क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। तो एरो आप कहाँ से लगाते हो, एरो यहाँ से नहीं लगाते, एरो लगाते हैं यहाँ से इसकी तरफ। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और ये वाला बॉन्ड टूट के चला जाता है यहाँ, पढ़ी है ना ये रिएक्शन, याद आई कुछ इस तरीके से। तो ये वाले भी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, मतलब इन सारे रिएजेंट की रिएक्शन वगैरह। कार्बोनिल ग्रुप को अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन में आपको कार्बोनिल ग्रुप जो है दिखाई देगा। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक के अलावा और कौन हो सकता है, इसके अलावा आपका हो सकता है एल्कीन्स, क्योंकि ये एल्कीन के अंदर जो पाई बॉन्ड होता है ये फट से टूट जाता है, इसकी तरफ से हम एरो लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ न्यूट्रल भी आपके न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, जहाँ पे हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेंगे। अब हम फटाफट चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। अब थोड़ा साइंटिफिक वे में चीजें समझेंगे, बेसिक अपनी भाषा में जो है समझ लिया है। नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट मैंने आपको बता दिया कि अटैकिंग रिएजेंट जो है दो तरीके का हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से आप जो है नोट्स बनाने में आपको हेल्प मिल जाएगी, ये वाली जो है आप देख सकते हो ठीक है। एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये ही दोनों रिएक्ट करते हैं, जब भी दो रिएजेंट हो गए, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, कोई एक न्यूक्लियोफाइल होगा, और उसी से बनता है आपका प्रोडक्ट। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ये एग्जाम्पल्स है सारे के सारे, इनको अच्छे से दिमाग में सेव कर लीजिए, समझ लीजिए जैसे भी हो पॉसिबल वैसे। इसके बाहर आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं दिखेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज में ये देखिए आपके सारे के सारे, और न्यूट्रल के अंदर ये वाले हैं सारे के सारे। इसके बाद आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स, हाँ, वाटर का केस, वाटर के बारे में देख लेते हैं कि वाटर एक इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि वाटर जब टूटता है तो किस में टूटता है, H+ और OH- में। तो अब आप कहोगे इसके पास तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी है। बिल्कुल, ये बात कुछ हद तक सच है, बट अगर आप न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल को देखो, अभी मैं न्यूट्रल की बात कर रही हूँ, अभी मैं ये नहीं कह रही कि टूट चुका है, इसने H दिए हैं, नहीं दिए हैं, एक्वस फेज में, वो सब भूल जाओ। न्यूट्रल को देखो तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के पास मेरे को लोन पेयर दिख रहे हैं, कहीं और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हाँ, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव होता है, बट ज्यादातर जो नेचर होता है वो वाटर का एज अ न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी होता है थोड़ा बहुत, बट न्यूक्लियोफिलिक नेचर डोमिनेट करता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। बट वाटर जो होता है H+ के साथ मिलके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव, और जब हाइड्रोनियम आयन डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है, H+ और वाटर। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है एक पर्टिकुलर मतलब सिचुएशन में, तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी ये बिहेव करता है। तो मतलब वाटर का वैसे न्यूक्लियोफिलिक नेचर डोमिनेट करता है, ये स्लाइटली इलेक्ट्रोफिलिक है और हाईली न्यूक्लियोफिलिक है। इसके बाद जो है न्यूक्लियोफाइल्स की डेफिनेशन वगैरह आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज यहाँ से जो है देख लीजिए, समझ लीजिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सारे के सारे यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब
न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत मुश्किल है कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर जो है एक अलग से वो लेके आऊं वीडियो, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बट एक लाइन में मैं इसको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और अगर मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आप लोग के लिए, तो ये मैं अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, बट थोड़ा सा समझा देती हूँ कि बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी को आप देखते हैं कि कोई भी बेस अपना लोन पेयर डोनेट करता है। न्यूक्लियोफाइल भी क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसी को, बट यहाँ पे हम देखते हैं H+ के रेस्पेक्ट में, और ये किसी को भी कर सकता है, ABCDY किसी को भी। बेसिसिटी का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, प्लस ये चेक कर रहे हैं साथ में कि जिसको इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल हो। मतलब आप लास्ट तक चेक करते हैं कि लास्ट तक जो है आपका काम सिर्फ डोनेट करना ही नहीं है। जैसे कि आपको किसी को अपनी बुक डोनेट करनी है पुरानी, एक होता है आप किसी कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके NGO में जाके डोनेट कर दो, आपको कोई मतलब नहीं आप डोनेट कराए, वो किसी को मिले ना मिले, वो NGO वाले आगे बच्चों को दे ना दे, और जिस बच्चे को वो बुक मिली है उसको उसकी जरूरत है या किसी दूसरी बुक की जरूरत है, ये इससे आपको कोई मतलब नहीं। तो आप हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, किसी को मिले, कितने मिले, कैसे मिले, वो उससे सेटिस्फाई है नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसको हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर के ऊपर। ठीक है, बट बेस का काम है, अगर आप बुक किसी ऐसे इंसान को डोनेट करते हो पूरा चेक करके कि इसको पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट की बुक चाहिए, और आप पूरा श्योर करते हो कि उस तक बुक वो पहुंचे, उसको तो पहुंचा के तब चैन से बैठते हो, तो आप बेस है। इसका काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अच्छे से मतलब यहाँ पे हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, कि कौन से ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है, इससे कोई मतलब नहीं किस में प्रेजेंट है, इसको डोनेट करना है। जैसे कि हमने अभी देखा था H+ को अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो अब आप किसी का भी देख लो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का अगर कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके लिए ज़्यादा अवेलेबल होगा फॉस्फोरस के कंपैरिजन में, साइज डिफरेंस की वजह से। तो मतलब इसके लिए ये अच्छा बेस है ना, तो ये वाला नाइट्रोजन वाला अच्छा बेस है फॉस्फोरस के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का क्या है, साइज बड़ा है, मतलब इसका लोन पेयर जो है इसकी डोनेट करने की पावर ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अच्छा डोनर है, दैट इज़ वाई कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, बट जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको अच्छे से समझ आएगा, और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से इस टॉपिक पे एक वीडियो लेके आने की। तब तक फटाफट क्या करते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आप क्या है फटाफट क्लासिफाई कर सकते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स है, न्यूक्लियोफाइल्स है। तो ये आपके लिए होमवर्क हुआ, एक दो मैं बता देती हूँ। न्यूट्रल का जैसे NH3 है, NH3 में क्या चेक करोगे, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 आउटर मोस्ट में, 3 ने बना लिया बॉन्ड, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो इसके पास नहीं है, एक लोन पेयर फिर भी बच गया बॉन्ड बनाने के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। क्लियर है। BF3 आपको अभी अभी पढ़ाया है, बोरोन, सिक्स इलेक्ट्रॉन की कमी और एक खाली डब्बा भी, तो मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरीके से आपको इनको क्लासिफाई कर करके देखना है, बिना किसी चीटिंग किए, बिना कहीं से देखे, अपना दिमाग लगा के तब प्रैक्टिस करोगे ना, तभी सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब जिसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन हो डोनेट करने के लिए। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, वाटर के पास भी 2 लोन पेयर मिलेंगे आपको, यहाँ भी लोन पेयर मिलेगा, पर यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर अ न्यूक्लियोफाइल इज, एक न्यूक्लियोफाइल के लिए इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है।
पहला, न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। देखिए न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, दोनों एक बात मतलब हम कह सकते हैं, पूरा पूरा तो सही नहीं है बट कह सकते हैं, क्योंकि बेस भी डोनेट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी डोनेट करते हैं, तो एक तरीके से वो कह सकते हैं। तो पहली लाइन तो गलत है। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही, अमोनिया NH3 होता है और इसके पास लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल तो है। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिल्कुल सही बात, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो वहीं अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, तो ये बात भी सही है। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, बिल्कुल सही, तो पहले वाला आंसर हुआ इसका। एन इलेक्ट्रोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोफाइल है? जिसके सर पे माइनस लगा है वो तो सीधा सीधा न्यूक्लियोफाइल हो ही गया। इसने क्या कहा? कार्बोनिल ग्रुप, ये मैंने आपको कहा है, ये वाला सेंटर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप. The first step involves the addition of an electrophile. The major intermediate formed in the first step. इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनेगा ये पूछ रहा है आपसे। डबल बॉन्ड जो है बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये बात हमने अभी बताई थी। इसके ऊपर H+ ऐड करेगा। अब H+ या तो इस कार्बन पे जाए क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, या इस पे जाए, ये चीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे क्या बनना चाहिए? कार्बोकैटायन, और जोन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वही बनेगा। ये अगर जो है आपका H+ इधर जाता है, एक कार्बोकैटायन ये बनेगा, ये बनेगा 2 डिग्री और ये वाला बनेगा 1 डिग्री, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द एडिशन ऑफ HCl टू एन एल्कीन प्रोसीड इन 2 स्टेप, द सेम कैन बी शोन एज। देखिए ये कह रहा है कि कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे, मतलब कैसे एरो कैसे लगाओगे बस। तो एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ लगता है, क्योंकि एरो दिखाता है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है। ठीक है, एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से यहाँ होगा ना, यहाँ से यहाँ थोड़ी होगा, उस पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहां से दूसरे की तरफ फ्लो। तो यहाँ देखिए H+ से इसकी तरफ नहीं, जब H+ के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे फ्लो होगा? यहाँ डबल बॉन्ड से इसकी तरफ, बिल्कुल सही, यहीं से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। क्लियर है? तो आज हमने न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स देख लिए हैं। एक चीज रह गई है यहाँ पे, वो है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी इस वाले टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।